हाँ बेटा ध्यान दो इधर। हम पढ़ रहे थे प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी जिसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन, टिश्यूज के टाइप, विभिजोतक यानी मेरिस्टेम क्या था बॉयज, उसके बाद में विभिजोतक के प्रकार, स्थायी क्या था, स्थायी का मतलब सरल उत्तक क्या होता है और जटिल उत्तक क्या होता है, ये भी पढ़ लिया था। चलो अब हम पढ़ते हैं कि मृदुतक, स्थिर कोणोतक और दृढ़ोतक क्या होता है, उसके बाद में स्थायी उत्तकों के ऊपर यानी जाइलम और फ्लोएम पे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा मृदुतक की बात करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मृदु मतलब सॉफ्ट और उत्तक मतलब उत्तक, है ना। तो ऐसे उत्तक जो लचीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अगर इनका डायग्राम देखें तो ये इस तरीके से विन्यासित रहते हैं। ये ऐसे। तो अगर इनकी संरचना देखें तो सबसे पहले ये कैसे होते हैं, समव्यासी कोशिकाओं वाले होते हैं, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। फिर बात करें इनके बीच में, देखो दो कोशिकाओं के बीच में ये खाली जगह पाई है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थल उपस्थित। फिर बात करें इनमें सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है, सेल्यूलोज का जमाव। इनमें सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है। सेल्यूलोज के जमाव के बाद में देखें तो और क्या है, देखो ये जीवित उत्तक होते हैं। क्या करते हैं, इनसे बाह्य त्वचा भी बन सकती है, इनसे वलकुट भी बन सकता है, इनमें हरित लवक भी पाया जाता है, और ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण व यांत्रिक, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा पर्ण की संरचना, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, बीच में खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक थे, है ना, गोलाकार खंबे के जैसे। तो वो जो उत्तक थे वो भी इसी तरीके से बने होते हैं, मृदुतक कोशिकाओं के बने होते हैं। सेकंड बात करते हैं स्थूल कोणोत्तक। मृदुतक को बेटा हम बोलते हैं पेरेनकाइमा, क्या बोलते हैं, स्थूल कोणोत्तक स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी कोलेनकाइमा। देखो नाम से पता चल रहा है, स्थूल मतलब स्थूलन मतलब जमाव, कोणों मतलब कोण, और उत्तक का मतलब उत्तक, यानी कि इन उत्तकों के कॉर्नर पर जमाव पाया जाएगा इस तरीके से। ये एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका। आपने कोशिका की संरचना पढ़ी होगी सेल के अंदर, ठीक है, बीच में इनका जो भी जीवद्रव्य वगैरह होता है केंद्र को। अब हम बात करते हैं कि इनमें जमाव कहां पर होता है। इन कोशिकाओं के ये कॉर्नर है, देखो ये तीन कोशिकाओं सम्मिलित रूप यहां से ऐसे, इन पर कॉर्नर्स पर जमाव पाया जाता है ऐसे।
तो कॉर्नर पर जब जमाव पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्थूल कोणोत्तक या बोलते हैं कॉलिन कायमा। हम बात करते हैं कि ये भी कैसे उत्तक है बेटा, जमाव किसका हो सकता है, पैक्टिन का, और किसका हो सकता है, सेल्यूलोज का, और किसका हो सकता है, हेमीसेल्यूलोज। एक स्पेशल टर्म ध्यान रखनी है कि जो द्विबीजपत्री तने होते हैं, द्विबीजपत्री तने की बाह्य त्वचा के नीचे एक लेयर होती है जिसको अपन अधस त्वचा बोलते हैं या हाइपोडर्मिस बोलते हैं। द्विबीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस के निर्माण में, हाइपोडर्मिस के निर्माण, ठीक है। तीसरा देखते हैं, क्या नाम था, दृढ़ोतक, नाम से पता चल रहा है दृढ़ होंगे। स्क्लेरेन कायमा, कठोर होंगे, देखो मृत होंगे, दृढ़ होंगे, कठोर होंगे, इनमें लिग्निन का जमाव होगा। किसका जमाव होगा भाई, लिग्निन का जमाव। अब देखना बेटा, दृढ़ है, कठोर है, तो इनके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। नारियल के रेशे, नारियल के रेशे मतलब नारियल की जटा, ठीक है, जूट के रेशे, और बताओ आम की गुठली, ठीक है, चीकू का गुद्दा यानी अंदर वाली गुठली। फिर बात करेंगे कि जो अखरोट, बादाम की बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल। और बात करेंगे मटर की फली, देखी कठोर रहती है, मतलब बाहर वाली जो लेयर है, तो मटर का बाहरी आवरण, तंबाकू, तंबाकू की पर्णे वो भी कठोर रहती है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो दृढ़ोतक के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको इनको ध्यान रखना, जो भी कठोर चीजें होती है वो दृढ़ोतक, दृढ़ उत्तक, हार्ड उत्तक, कठोर उत्तक आसानी से टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने पास में किसकी, ये बात हो गई सरल उत्तकों। अब सरल उत्तक कहते किसे, देखो बेटा सरल और जटिल में भी अगर हम अंतर देखें ना, तो सरल उत्तक वे है जो सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। क्या बोले, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित। मृदुतक है, स्थूल कोणों तक सारे एक जैसे बन रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से ये देखो 1 2 3 4 कोशिकाओं से बने, ये भी 4 कोशिकाओं से बने, ठीक है। इसलिए सरल और जटिल को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम जटिल के बारे में। जटिल में भी पहली क्या बात करते हैं, जाइलम की। इसको हाइड्रोम कहते हैं या जाइलोम कहते हैं। ये भी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है जल का संवहन। और ये शब्द भी दिया किसने था, नागेली ने। आगे बात करते हैं, कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, 4 तत्वों से। पहला कहते हैं वेसल। क्या कहते हैं, अगर वेसल का डायग्राम देखें तो एक खोखली नलिका रहती है इस तरीके से, जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं।
इस तरीके से, यानी कि दोनों के दोनों सिरे कैसे रहते हैं बेटा, खुले रहते हैं, जिससे जल का संवहन होता रहता है। कैसे होएगा, ये जल और इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। ये वाहिका है जो एक के ऊपर एक विन्यासित रहती है, जिससे जल जो है जड़ से लेकर के इन पर्ण तक पहुंचता रहता है। इसे हम बोलते हैं वाहिका। क्या है, नलिकाकार है, खुली, सिरे खुले। कैसा उत्तक है बेटा, जीवित या मृत, जीवित कहां से होगा, कोई केंद्रक नहीं है, कोई इनका कोशिका द्रव नहीं है, इसलिए कैसे उत्तक है, मृत उत्तक है। एंजियोस्पर्म नाम सुना ना, उस एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण, एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण है वाहिकाओं की उपस्थिति। एक और चीज बोले, एक के ऊपर एक विन्यासित, ये हो गया वाहिका के बारे में। दूसरी बात करें वाहिनिका, क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट्स। वाहिनिका में देखिए सेम नलिकाकार आकृति रहती है, लेकिन दोनों सिरे जो है वो नुकीले रहते हैं। ओहो ओहो, दोनों सिरे नुकीले रहते हैं, जो वाहिकाओं के पास में स्थित होते हैं, जल के संवहन में सहायता करते हैं। क्या लिखेंगे, सेम वही नलिकाकार संरचना होती है, लेकिन खुली की जगह क्या रहती है, बंद। सिरे कैसे रहते हैं, नुकीले, सिरे नुकीले। एंजियोस्पर्म में भी पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में भी पाई जाती है, ज्यादा कुछ भी नहीं। कैसी होती है बेटा, मृत। कैसी होती है बेटा, छिद्रित। ये कुछ स्पेशल टर्म है जो इसके बारे में ध्यान रखें, बाकी जल का संवहन तो करती है। तीसरा और इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा जाइलम मृदुतक। एक लाइन लिख रहा हूं, अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन यहीं से आता है। क्या, एकमात्र जीवित भाग, क्योंकि पहले वाले दोनों मृत है, रे से वैसे भी मृत हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, इनको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, सहायता दे। फिर चौथी बात करते हैं, जाइलम रेसे दृढ़ होते हैं और मृत होते हैं, ज्यादा कुछ बोलने की इनमें जरूरत नहीं। समझ में आया। इसी तरीके से अपने पास में क्या है बेटा, अब फ्लोएम चारों का मैं डायग्राम साथ में बना रहा हूं। कैसे, बीच में रहती है चालनी नलिका, ऐसे छलनी के जैसी, आटा छानने वाली छलनी होती है ना, उसके जैसी स्ट्रक्चर रहती है, संरचना रहती है, ठीक है। इसके साइड में 90 डिग्री पर इधर सहकोशिकाएं रहती है, ऐसे। और इस सहकोशिका में ही मृदुतक पाया जाता है। और इनके अंदर इनका खुद का केंद्र होता है। ये क्या है, चालनी नलिका। सर्दियों के दिनों में, यहां बता रहा हूं, इस चालनी नलिका में कार्बोहाइड्रेट का जमाव हो जाता है, जिससे इस चालनी नलिका के छिद्र जो है वो भर जाते हैं, इनसे भोजन का संवहन। देखो बेटा, फ्लोएम नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, भोजन का निर्माण, भोजन का संवहन करेगा, निर्माण नहीं करेगा, निर्माण पर्ण में होता है, ठीक है। फ्लोएम भोजन का संवहन करेगा, कहां से, पर्ण में तो बनेगा भोजन, उससे
पादप के भागों में जाएगा। ठीक है, तो सर्दियों के दिनों में ये सालनी नलिका में जमा हो जाता है, जिससे ये काम करना बंद कर देती है। इसमें खुद का केंद्रक नहीं होता, इसलिए सहकोशिका क्या करती है, इसके कार्यों का नियंत्रण करती है। सहकोशिका ये साइड वाली, चालनी नलिका और सहकोशिका ये मृदुतक। बेटा चालनी नलिका और सहकोशिका दोनों का निर्माण एक ही मात्र कोशिका से होता है। चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता, इसलिए उसके सारे कार्यों का नियंत्रण भी कौन करती है, सहकोशिका करती है। इसलिए इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स या जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक ही मात्र कोशिका से बनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखें बेटा, पहला चालनी नलिका जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब, क्या बोले, केंद्रक रहित, कैसी बोले, मृत या जीवित, जीवित। क्या बोले और कि चालनी नलिका व सहकोशिका, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सहकोशिका दोनों का निर्माण एक ही मात्र कोशिका से होता है। सो दोनों को ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें कहते हैं। एक और लाइन इधर लिख देते हैं, चालनी नलिका के कार्यों का नियंत्रण कौन करती है, सहकोशिका करती है। दूसरा सहकोशिका जिसे हम बोलते हैं कंपेनियंस है। क्या बोलते हैं बेटा, कंपेनियंस है। कैसी बोले, जीवित। कैसी बोले, केंद्रक युक्त। कैसी बोले, चालनी नलिका के 90 डिग्री पर विन्यासित। ठीक है, ओके। सहकोशिका मतलब साथ में रहने वाली कोशिका। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, मृदुतक उपस्थित। तो ज्यादा दूर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और मृदुतक भी कैसा होता है बेटा, जीवित। चौथा भाग रेसे, कौन से रेसे, फ्लोएम रेसे। एक पॉइंट लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बेटा, एकमात्र मृत भाग। समझ में आया, हर जगह से क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां से आएगा वहां चीज उसको ध्यान रखो। जाइलम फ्लोएम कंप्लीट। अब हमने क्या किया, उत्तकों का तो निर्माण कर लिया। जब ये सारे उत्तक एक साथ में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, उत्तक तंत्र का। तो अपना आगे वाला टॉपिक आ जाता है उत्तक। पादपों की बात हो रही है तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और स्तवहन उत्तक तंत्र। देखना बेटा इधर, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र की बात करें तो बाह्य त्वचीय में सबसे पहले क्या होगी, बाह्य त्वचा। मैं ये बना रहा हूं बाह्य त्वचा।
बीच में खाली जगह रखी, क्यों रखी बाद में बताते हैं। बाह्य त्वचा के ऊपर आपने कभी कभार आंकड़े की लीफ के ऊपर हाथ लगा के देखा होगा तो आपको व्हाइट पाउडर मिलता है, या बबूल की जो छोटी छोटी पड़ने होती है उसके ऊपर व्हाइट कलर के या ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट भी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं उपत्वचा। क्या बोलते हैं बेटा? उपत्वचा। और उपत्वचा को बताया तो इस तरीके से ये, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, क्या पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में? रंध्र। ये रही रंध्रों की संरचना। ये रंध्र। चौथी बात करते हैं, क्या पाए जाते हैं? रोम। अगर जड़ की बात करें तो क्या होते हैं? मूल रोम। और तने की बात करते हैं तो कहते हैं स्तंभ रोम, जिसको हम ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकोम। कैसे? इस तरीके की संरचना। अगर मूल रोम की बात करें तो जल के अवशोषण का काम करेंगे, तने की बात करें जल की हानि कम करते हैं, तने को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखो एक एक उत्तक की हमने बात की, सबने मिलकर के क्या बनाया? उत्तक तंत्र। भले जड़ की बात करें, भले तने की बात करें, भले पर्ण की बात करें, ये वाली संरचना तो पाई जाती है। जड़ में रंध्र नहीं होते, जड़ में उपत्वचा नहीं होती, जड़ में बाह्य त्वचा तो होती है, मूल रोम होते। ठीक है, ये मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ बाह्य त्वचा, भले पर्ण की हो, भले तने की हो, भले एक ओवरव्यू के हिसाब से। ठीक है, तो बाह्य त्वचा, उपत्वचा, रंध्र और रोम। बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र समझ में आया। अब इसी के जस्ट नीचे ही क्या स्थित होता है? भरण उत्तक तंत्र। और भरण उत्तक तंत्र में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है? सबसे पहले इस बाह्य त्वचा के नीचे एक त्वचा होती है जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। अभी थोड़ी देर पहले नाम आया था कोलेन काइमा में, द्विबीजपत्री तने। क्या बताया था? द्विबीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस के निर्माण में स्थूल कोणों तक काम में आते हैं। ये देखो हाइपोडर्मिस, ये संरचना होती है ऐसी, किसके नीचे पाई जाती है? बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे। हाइपोडर्मिस के नीचे होता है वल्कुट, ये मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है, और इस तरीके से 3 से 4 परतीय संरचना होती है ऐसे, और इसमें अंतर कोशिकीय स्थल जो है वो पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अंतस त्वचा। क्या बेटा? अंतस त्वचा। अंतस त्वचा मतलब एंडोडर्मिस कहते हैं, और ऐसी परत पाई जाती है यहां। जो जल के लिए अपारगम्य होती है, जड़ में होती है, और जल के लिए अपारगम्य होगी, तो बाहर से अंदर की तरफ जल कैसे आएगा? क्यों जल के लिए अपारगम्य? क्योंकि यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टियां होती है, लिग्निन का जमा होता है, लेकिन अंदर जब संवन बंडल आएगा तो जाइलम के सामने जो भी अंतःत्वचा होगी, जैसे कि ये वाली लेयर है, तो यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टियां नहीं होगी, तो इन कोशिकाओं को हम मार्ग कोशिका कहते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, जिस टाइम जड़ की संरचना पढ़ेंगे उस टाइम। ठीक है, अंतःत्वचा के नीचे होती है परिरम। क्या होती है बेटा? परिरम। ये हो गई आपके परिरम यहाँ। और परिरम के भी नीचे होती है, यहां लिख देता हूं, पित्त। क्या होती है बेटा? पित्त को बोलते हैं मज्जा। यानी कि बीच में सेंटर वाला जो पोर्शन है, यहाँ तो जाइलम फ्लोएम आएंगे, सेंटर वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? पित्त। तो ये पूरी संरचना इसके जस्ट नीचे पाई जाती है। ऊपर बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र, ये पूरा भरण उत्तक तंत्र। ये क्या है? हाइपोडर्मिस, ये वल्कुट, ये अंतःत्वचा, ये परिरम, और ये पित्त। अब चलते हैं हम सावन उत्तक तंत्र पे। सावन उत्तक तंत्र मतलब किन की बात करेंगे भाई? किसकी बात करेंगे? जाइलम की और फ्लोएम की। एक और बात करेंगे जिसे अपन कहते हैं एधा। क्या कहते हैं?
एधा। अब सुनना, जाइलम में भी जाइलम दो प्रकार का, फ्लोएम भी दो प्रकार। पहले बनने वाला जाइलम, बाद में बनने वाला जाइलम। पहले बनने वाला फ्लोएम, बाद में बनने वाला फ्लोएम। तो जो पहले जाइलम बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? और बाद में बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। क्या बोलते हैं? सेम चीज फ्लोएम में भी पहले बनने वाला प्रोटो फ्लोएम और बाद में बनने वाला मेटा फ्लोएम। समझ में आया? पहली चीज। अब इनके आधार पर कैसे कंडीशन बनती बाद में देखते हैं। पहले हम संवन बंडल को इधर बता रहा हूं, संवन बंडलों की व्यवस्था बता देते हैं किस हिसाब से। हमने एक तीसरी टर्म लिखी थी एधा, तो हम बोलते हैं कि एधा की उपस्थिति के आधार पर, देखना बेटा, इस आधार पर संवन बंडल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं खुले और एक होते हैं बंद। खुलों का मतलब क्या? ये संवन बंडल है, देखना बेटा इधर, ये जाइलम, ये फ्लोएम और बीच में एधा। जिनमें भी एधा पाई जाती है उन सभी बंडलों को हम क्या कहते हैं? खुले। तो क्या लिखेंगे इसमें? एधा उपस्थित। एधा उपस्थित मतलब कि उस तने की, इधर ध्यान दो भाई, एधा उपस्थित इसका मतलब उस तने में द्वितीयक वृद्धि होगी। वो तने का जो स्टेम है, तना है, वो भी क्या होगा? मोटा होगा। यानी कि इनमें क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और द्वितीयक वृद्धि हमेशा किसमें होती है बेटा? द्विबीजपत्री पादपों में। किन पादपों में? द्विबीजपत्री पादपों में। और दूसरा बात करें बंद, बंद का मतलब एधा, एधा, एधा नाम सुना है? एधा कैम्बियम, है ना? तो इनमें एधा नहीं होती, जैसे ये जाइलम और ये फ्लोएम। तो एधा अनुपस्थित है। एक बीजपत्री पौधे आपने देखे होंगे, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, उनका तना बड़ा नहीं होता, तो उनमें द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एक बीज। समझ में आया? पहला एधा की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार खुले और बंद प्रकार के। अब एक और देखना प्रकार कि जाइलम और दूसरा, जाइलम व फ्लोएम की स्थिति के आधार पर, ये लास्ट है, आधार स्थिति के आधार पर। अब ये कैसे? पहला होता है अरीय। देखो भाई, अरीय, ये मेरे पास में संवन तंत्र, इसके अंदर मैं बात करूं कि ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम और ये जाइलम। अब बात करूं ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। मतलब जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं। जाइलम, देखो इसको कह दो जाइलम, ये क्या है? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, दोनों अलग अलग त्रिज्या पर है, एकांतर क्रम में। ये व्यवस्था किसमें पाई जाती है बेटा? ये व्यवस्था पाई जाती है, सार्वभौमिक सत्य है, अरीय प्रकार के संवन बंडल जड़ में ही होंगे। है क्या? अलग अलग, अलग अलग त्रिज्या पर। या मैं बात करूं एकांतर क्रम में, एकांतर, कोई दिक्कत? अब दूसरी बात करता हूं, ये तो अलग अलग त्रिज्या पर है, अगर एक ही त्रिज्या पर है तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त। सेम गोला बनाओ। अब यहां पर जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, ये संवन बंडल है, ये संवन बंडल, ये संवन बंडल, ये संवन बंडल। इनमें ऊपर जाइलम, नीचे फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, दोनों एक ही त्रिज्या पे। ये अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है? क्या बोलूं? एक ही त्रिज्या पर ये व्यवस्था पाई जाती है आपके तने में। किसमें पाई जाती है? और यही व्यवस्था पाई जाती है पॉइंट। समझ में आया? पहले तो हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम पहले बनने वाला, बाद में बनने वाला। यहां देखा कि एधा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। यहां देखा जाइलम और फ्लोएम की स्थिति व स्थिति के आधार पर कि किस प्रकार से व्यवस्थित रहते और किस प्रकार से नहीं रहते। लास्ट और तीसरा जो हमने जाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम लिखा था, ठीक है,
प्रोटो मतलब पहले बनने वाला, मेटा मतलब तो बाद में बनेगा किससे, प्रोटो से ही बनेगा। जैसे कि मेरे पास में ये है प्रोटो, पर इससे ही बाद में कौन बनेगा, मेटा बनेगा। ये जड़ की संरचना है, लंबी श्रृंखला में प्रोटोजाइलम भी होगा, मेटाजाइलम भी होगा। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो तो इस कंडीशन को देखना बेटा। देखो बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, आदि का मतलब, आदि मतलब आदिम, आदिम का मतलब प्रिमिटिव पहले, यानी प्रोटो, बाह्य आदि दारुक, दारुक बोला जाता है जाइलम को। तो क्या चीज लिखी, बाह्य आदि दारुक मतलब प्रोटोजाइलम कहां हो, बाहर, मेटाजाइलम कहां हो, अंदर। इस टर्म को कभी पूछा नहीं जाता, इसकी जगह पूछा जाता है एग्जार्क। आर्क कहते हैं प्रोटोजाइलम को, एग्ज का मतलब बाहर। तो देखो प्रोटोजाइलम ये है, मेटाजाइलम ये है, तो प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है। अपन जड़ के अंदर जिस टाइम अंग आएंगे उस टाइम ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या बोले, प्रोटोजाइलम बाहर व मेटाजाइलम अंदर। समझ में आया। अगर कंडीशन उल्टी हो जाए तो ये पहला, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर हो और मेटाजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम अंदर व मेटाजाइलम, इस कंडीशन को बाह्य की जगह अंतः आदि दारुक कह दो, एग्जार्क की जगह एंडार्क कह दो। ये संरचना ये तो पाई जाती है, उदाहरण ध्यान रखना बेटा, किसमें, जड़ में। ये किसमें पाई जाती है, तो देखो जड़ में अरीय प्रकार के संवहन मंडल होते हैं, जड़ में एग्जार्क प्रकार का जाइलम पाया जाता है। ये बात सिर्फ जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में है ही नहीं। जड़ में अरीय प्रकार के संवहन मंडल होते हैं और जड़ में ही एग्जार्क प्रकार का जाइलम होता है। तने में संयुक्त प्रकार के संवहन मंडल होते हैं और तने में एंडार्क प्रकार का जाइलम पाया जाता है। समझ में आया। तो ये अपने पास में उत्तक और उत्तक तंत्र हो जाते हैं। 2 मिनट, उत्तक और उत्तक तंत्र पाया जाता है। कल अपन बात करेंगे अंग की, जितने भी ये देखो 3 चीजें पढ़ी हमने, बाह्य त्वचा आ गई, इसके नीचे इसको सेट करें तो भरण उत्तक तंत्र हुआ, उसके नीचे सावन मंडल जो भी थे उसको सेट करें तो पूरा का पूरा एक अंग का निर्माण हुआ। सिर्फ बता रहा हूं, ये बाह्य त्वचा पूरी, इसके नीचे यहां से यहां तक भरण उत्तक तंत्र और यहां से यहां तक सावन उत्तक तंत्र, जिससे क्या होगा, एक अंग का निर्माण हो जाएगा। और उन अंगों को द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री अपन क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। चलो लिखो इसको।